हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स का थोड़ा सा रिवीजन करने जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, किन किन टॉपिक्स के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और एक्सपेक्ट करने की कोशिश करेंगे लाइक मतलब किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में। तो अभी तक हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स का जो रिवीजन कर दिया है वो उसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के वो प्लेलिस्ट चेक करो और बाकी टॉपिक्स को भी रिवाइज कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम लोग जो है पर्टिकुलरली क्लासिकल मैकेनिक्स को ही रिवाइज करेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या चीज? क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। कहने को तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जहां मतलब होता है ना, एक सबसे बड़े टॉपिक्स में से एक है ये हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। लेकिन हम लोग कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को देखेंगे जहां से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी इस बार ज्यादा है, ठीक है, या जहां से क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं, ठीक है। उन टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। लाइक एक टॉपिक जो इसमें काफी ज्यादा फेवरेट है, जहां से क्वेश्चंस बनने की चांसेस बहुत होते हैं, वो है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। मैं कुछ टॉपिक्स के नाम भी आपको ये बताता हूँ, लाइक सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत हो सकती है, कई तरह के सवाल यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है जो मुझे पर्सनली लगता है यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां से क्वेश्चंस काफी ज्यादा बन सकते हैं। तीसरा है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसके एप्लीकेशन वाले पोर्शन से काफी ज्यादा सवाल आने की प्रोबेबिलिटी है। सेंट्रल फोर्स मोशन, यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके इन कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें सेंटर ऑफ मास की, किसकी? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में हम लोग क्या करते थे, सिंपली दो तरह के सिस्टम्स लेते थे, एक हमारा कॉन्टिन्यूअस सिस्टम या सबसे पहले डिस्क्रीट सिस्टम, दूसरा हमारा कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। डिस्क्रीट सिस्टम और कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए फॉर्मूले किस तरह से लिखते थे हम? हमारा डिस्क्रीट सिस्टम और कॉन्टिन्यूअस, दो तरह के सिस्टम लेते थे। डिस्क्रीट के लिए हम सिंपल क्या लिखते थे कि एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन, ठीक है। जितने भी मासेस होते हैं सबको हम जोड़ देते हैं। सिंपल तरीका था ये हमारा, लाइक सिमिलरली वाई सीएम और सिमिलरली जेड सीएम हम निकाल देते थे। तो यानी एक्स को आप यहाँ पर आर से रिप्लेस करके डायरेक्टली एक जनरल फॉर्मूला इसके लिए लिख सकते हो। कॉन्टिन्यूअस बॉडीज के लिए थोड़ा सा अलग केस होता था। कॉन्टिन्यूअस बॉडीज के लिए हम क्या करते थे, एक्स सीएम, एक्स का सेंटर ऑफ मास, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम, ठीक है। जहां पे x क्या होता था, x जो होता था वो हमारा सेंटर ऑफ मास, जो सॉरी डीएम मास है उसका सेंटर ऑफ मास होता था, ठीक है। तो हम क्या करते थे, सिंपली अगर कोई भी हमें सिस्टम दिया गया है, लाइक हमारे पास कोई भी एक सिस्टम, मान लो एक रॉड दिया गया है, ठीक है, मान लो एक रॉड दिया गया, तो ये तो सिंपल था, हमारे पास एल लेंथ की रॉड है, सिंपल इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे? बीच में होता था। अगर हम बात करें कि रिंग की, रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां होता था? सेंटर पे। लेकिन बात वहां पे टफ होने लगती थी जब हम हाफ रिंग और हाफ डिस्क इनकी बात करते थे। तो सेमी सर्कुलर रिंग अगर हम लेते थे, सेमी सर्कुलर रिंग अगर हमने ली, तो हमेशा याद रखना जो एलिमेंट लेने के तरीके मैंने सिखाए थे कि एलिमेंट लेना में किस तरह से होता है। जब भी हम रिंग की बात करते हैं तो एलिमेंट लेने का तरीका होता है थीटा पर जाओ। कहां पर जाओ? थीटा पर जाओ और डी थीटा का एक एलिमेंट ले लो। थीटा पर जाके डी थीटा का हमने एक एलिमेंट लिया, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? अगर इसकी रेडियस आर है, आर डी थीटा, ठीक। मैं एक इस तरह से बता रहा हूं ताकि आपको मेमोराइज, मतलब एक होता है ना कि चीजें हैं दिमाग में बट उतना अच्छे से याद नहीं आ रही, तो इस तरह से मैं एक एग्जांपल आपको दिखा भी रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो इस छोटे से जो एलिमेंट है इसका मास छोटा सा कैसे लिखेंगे? डीएम, डीएम इज इक्वल टू, डीएम इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? डीएम एम बाई टोटल मास क्या है? टोटल मास इसका, सॉरी टोटल इसका जो लेंथ है, टोटल लेंथ इसकी कितनी होगी? पाई आर, एम बाई पाई आर इंटू इसकी लेंथ कितनी? आर डी थीटा। तो हमारे पास डीएम मास का जो मास आया, डीएम का जो मास आया दैट इज एम बाई पाई इंटू डी थीटा, एम बाई पाई इंटू डी थीटा। सिंपल। अब हमें करना क्या है, इस डीएम मास को उठा के यहां रखना है, तो इसके लिए सेंटर ऑफ मास क्या लिख देंगे? एक्स सीएम। एक्स सीएम किस तरह से लिखेंगे? एक्स सीएम जो होगा वो हमारे पास होगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एक्स क्या है? आर, यानी यहां से सेंटर से इस जो हमारे पास जो भी पॉइंट है, जिस भी पॉइंट का, या बोल सकते हैं कि जो भी एलिमेंट हमने लिया है उसकी डिस्टेंस हम लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आर इंटू डीएम मास क्या है? एम बाई पाई इंटू डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन एम बाई पाई इंटू डी थीटा। थीटा की लिमिट कहां से कहां तक? जीरो से लेके पाई तक, जीरो से पाई, जीरो से पाई। क्या आ जाएगा यहां से? एम बाई पाई से एम बाई पाई खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर, ठीक है। और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा?
जिसको इंटीग्रेट करेंगे हम, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, सॉरी यहाँ पे एक्सियोम लिख रहे हैं ना, तो एक्सियोम में क्या करेंगे, एक्सियोम मतलब एक्स डायरेक्शन में इसका सेंटर ऑफ मास। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस है एक्स, एक्स क्या हो गया, या अगर हम आर सीओम जनरली लिखना चाहे तो इसमें आर आ जाएगा। तो एक्स क्या होता है, सिंपल हमारा जो भी हमने एलिमेंट लिया हुआ है, जो भी हमने एलिमेंट लिया हुआ है उस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो उस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास अगर बात करें तो ये छोटा सा एलिमेंट है, इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहीं पे होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक्स की बात कर रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन में इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस क्या है, तो ये लिखेंगे आर, इसका अंदर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक है। तो आर कॉस थीटा, यहाँ पे आर नहीं लिखेंगे, लिखेंगे आर कॉस थीटा। तो इधर कॉस थीटा मैं आगे लिख देता हूँ, कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब लगा दो चेंज, इसको लिमिट लगा दो, क्या आ जाएगा यहाँ से आर, और बाहर आ जाएगा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा, सॉरी केवल साइन थीटा, और 0 से पाई, और यहाँ क्या आ जाएगा पाई, ठीक है। ओके, साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 0, साइन पाई की वैल्यू कितनी 0, और साइन 0 की वैल्यू भी 0 अपॉन पाई, तो क्या आ गया यहाँ से 0। यानी एक्स में कोई सेंटर ऑफ मास नहीं है, वाई में सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वाई सी एम, वाई सी एम क्या जाता है इंटीग्रेशन आर, आर इधर वाला कंपोनेंट साइन थीटा, आर साइन थीटा इंटू वही एम बाई पाई इंटू डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन एम बाई पाई डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई, 0 टू पाई, एम बाई पाई ने एम बाई पाई को मारा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 0 टू पाई, आर यहाँ पर है, नीचे क्या आ जाएगा केवल पाई, ठीक है। क्या आ गया यहाँ से, ये आ गया हमारे पास कॉस 0 पहले रखेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1, 2 आर बाई पाई, 2 आर बाई पाई। यानी जो हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है, उसका सेंटर ऑफ मास होता है वाई एक्सिस पर, यानी यहां कहीं होगा। और यहां से डिस्टेंस कितनी होती है, यहां से डिस्टेंस कितनी होती है इसकी 2r बाई पाई, 2r बाई पाई। इस तरह से आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना होता है। लाइक हमारे पास अगर कोई डिस्क दी, आप भूल जाओ अगर, ठीक है, आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हो डायरेक्ट, लेकिन जनरली क्या होता है फॉर्मूले याद नहीं रखते, आप याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है, बट कैलकुलेट करना भी आना चाहिए हमें। तो अगर हमें मान लो जो डिस्क दी गई, डिस्क के लिए क्या करते हैं, सिंपल वाई पे जाके डी वाई एलिमेंट की हमने एक रिंग काट ली, उस रिंग के लिए सिंपली हम सारा काम करेंगे, उस रिंग का जो हम एलिमेंटल मास लिखेंगे डीएम लिखेंगे, उसके लिए जो एक्स है वो लिखेंगे, सिंपली वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम फाइनली यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ उसके, ठीक है। जो भी हमारे पास 4r बाई शायद 3 पाई कुछ आंसर करके आता है इसका, रिंग सेमी सर्कुलर, हाँ 4r बाई 3 पाई। तो सेमी सर्कुलर अगर डिस्क है, इस तरह की सेमी सर्कुलर अगर डिस्क है, तो डिस्क के लिए हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास होता है वो भी वाई डायरेक्शन में होता है, वाई सेम हमारे पास रहता है 4r बाई 3 पाई, 4r बाई 3 पाई। इस तरह से और भी सिस्टम्स के लिए हम सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें हॉलो हेमिस्फीयर, किसकी, हॉलो हेमिस्फीयर, तो हॉलो हेमिस्फीयर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें एलिमेंट किस तरह से लेना है। अगर हमने हॉलो हेमिस्फीयर लिया हुआ है तो हम हॉलो हेमिस्फीयर में क्या करेंगे, हम सिंपल थीटा पर जाएंगे और यहां से डी थीटा का एक एलिमेंट लेंगे और उसको हम पूरी स्फीयर पे घुमा देंगे इस तरह से, तो एक रिंग टाइप में बन जाएगी, पत्ती टाइप की इस तरह से रिंग बन जाएगी। और उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे उसका एलिमेंटल मास लेंगे, डीएम लिखेंगे, डीएम डिफाइन करने के बाद एक्स लिखेंगे, उसको हम यहाँ पर रखेंगे। तो हमारे पास जो सिंपल इसका वाई सी एम आएगा, इसमें एक्स में भी नहीं होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर सिमेट्रिक है वाई के अराउंड, तो वाई में इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो वाई सी एम क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई सी एम हॉलो हेमिस्फीयर के लिए होता है आर बाई 2 सिंपल, ठीक है। आप याद कर लो ये फॉर्मूला, डायरेक्टली अच्छा है, ना याद कर पाओ तो आपको ड्राइव करना आना चाहिए। इसके लिए जो हमारे पास रिंग थी, जो सेमी सर्कुलर रिंग थी, उसके लिए क्या था 2r बाई पाई, जो सेमी सर्कुलर डिस्क थी उसके लिए क्या था 4r बाई 3 पाई, जो हॉलो हेमिस्फीयर उसके लिए क्या है r बाई 2। और क्या लिख सकते हैं, सॉलिड कोन के लिए सॉलिड कोन h बाई 4, उसकी अगर हाइट h है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है h बाई 4। जो ट्राइंगुलर प्लेट, क्या चीज, ट्राइंगुलर प्लेट, इसका होता है h बाई 4, h उस ट्राइंगुलर प्लेट की हाइट होती है। तो ये कुछ बातें होती है हमारे पास सेंटर ऑफ मास में। ये जो है काफी फेवरेट टॉपिक है, इसमें आपको डिस्क्रीट सिस्टम्स का भी सेंटर ऑफ मास निकालना चाहिए, किस तरह से हम इसका m1 x1 क्या कहां से लेते हैं, ठीक है। ये चीजें हमें समझ आनी चाहिए, तभी हम उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। और क्या बात करते हैं,
क्लासिकल मैकेनिक्स में जनरली इन ये जो सेंटर ऑफ मास है इसके साथ ही एक तरह का इसके जैसा जैसा कुछ बोल सकते हैं, इसमें भी एलिमेंट लेते हैं जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी सवाल आ सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से देखते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं जैसे हमारे लिए जो दो तरह के मोशन होते हैं हमारे पास, एक होता है लीनियर मोशन, एक होता है रोटेशनल मोशन। जब लीनियर मोशन में जो काम मास का होता है, जो रोल मास का होता है, वही रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोल प्ले करता है। लाइक हमारे पास जब हम सिंपली बात करते हैं जो लीनियर मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन है या ट्रांसलेशनल मोशन जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें हमारे पास मास होता है। लेकिन रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन किस तरह से लिखते हैं? अगर हम डिस्क्रीट के लिए बात कर रहे हैं तो समेशन MI/RI स्क्वायर, जितने भी मास हैं उन सबको उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ में जोड़ते हुए लिखते चलेंगे तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा डिस्क्रीट के लिए। कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूअस के लिए हम क्या करते हैं? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन R स्क्वायर इंटू DM, R स्क्वायर इंटू DM। जो भी हमारे पास एलिमेंटल मास दिया गया उस एलिमेंटल मास की जिस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वहां से डिस्टेंस का स्क्वायर करके हम इस तरह से करेंगे, हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सिंपली आ जाएगा। तो जो सिस्टम्स होते हैं उनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालना भी नहीं चाहिए। लाइक हमारे पास कुछ जो फेवरेट सिस्टम्स होते हैं उनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिख सकते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछा जा सकता है रिंग का, डिस्क का, ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी निकालनी भी आनी चाहिए और किस तरह से करते हैं ये भी चीजें पता होनी चाहिए। लाइक एक मैं बताता हूँ, लाइक मैं रिंग की अगर बात करूँ तो रिंग की बात करूँ तो रिंग इस तरह से है, ठीक है, रिंग है ये, मास M है, रेडियस R है, ठीक है। हमने इस एक्सेस के अबाउट घुमा दिया, तो हम सिंपल क्या करेंगे कि हम कोई भी एक एलिमेंटल मास लेंगे, हम क्या करेंगे, कोई भी एक एलिमेंटल मास लेंगे DM, ठीक है। तो आप क्या करो, थीटा पर जाकर के, इसको मैं इधर बनाता हूं, थीटा पर जाकर के d थीटा एलिमेंट का एक मास ले लिया, इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई RD थीटा, तो इसका मास कितना हो गया हमारे पास, फिर से वही M/2πr इंटू RD थीटा। तो क्या आ गया यहाँ से M/2π इंटू डी थीटा, M/2π इंटू डी थीटा, ये मास आ गया, उठा के यहाँ रख देंगे। तो आई क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन R स्क्वायर, ये मास की डिस्टेंस जिस एक्सेस के अबाउट निकालना उससे कितनी R, तो R स्क्वायर इंटू M/2π इंटू डी थीटा। थीटा की लिमिट 0 से 2π, तो रखोगे क्या आ जाएगा हमारे पास MR स्क्वायर बाई 2π इंटू 2π ने 2π को मार दिया, आंसर क्या आ जाएगा MR स्क्वायर। सिंपल। इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किसी भी सिस्टम का कैलकुलेट करते हैं। मान लो हमसे डिस्क का बोल दिया जाए, डिस्क का रेडियस R, मास M, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I क्या होता है, इस एक्सेस के, देखो हमें से ध्यान रखना किस एक्सेस के अबाउट पूछा जा रहा है, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल इस एक्सेस के अबाउट निकाल रहे हैं, यानी एक पत्ती की तरह इस तरह घूम रही, पत्ती समझते हो ना, मतलब पतली सी एक प्लेट की तरह इस तरह से घुमा रहे हैं हम, तो लाइक हम उंगली पे थाली घुमाते हैं, तो उसी तरह से यह है कि I क्या आ जाएगा इसका MR स्क्वायर बाई 2, कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करने का तरीका, किसी भी x डिस्टेंस पर या y डिस्टेंस पर R पर जाकर के dr का हमने एक एलिमेंट ले लिया, उस dr के लिए हमने एलिमेंटल मास लिखा DM को उठा के यहां पर रखा, उसकी डिस्टेंस R लिख ली, स्क्वायर कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, आंसर आ जाता है। सिंपल। ये हमारे पास होता है किसी भी डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया MR स्क्वायर बाई 2। और भी सिस्टम्स हैं जिनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें याद रखना होता है, लाइक हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो कोन, सॉलिड कोन, इन सब के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं इनके क्या फॉर्मूले होते हैं। लाइक हमारे पास अगर हम हॉलो स्फीयर की बात करें, किसकी, हॉलो स्फीयर की बात करें, तो हॉलो स्फीयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है हमारे पास 2/3 MR स्क्वायर, 2/3 MR स्क्वायर। फिर से वही बात आती है किस एक्सेस के अबाउट, तो ये अगर स्फीयर है तो इस एक्सेस के अबाउट, लाइक जैसे ग्लोब घूम रहा होता है उस एक्सेस के अबाउट, ठीक है। इसी तरह से लाइक अगर हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड स्फीयर सेम एक्सेस, तो आई क्या होता है हमारे पास, इसका होता है 5/2 आई थिंक, या नहीं 2/5 सॉरी 2/5 MR स्क्वायर, ठीक है। अब जनरली इनमें दो थ्योरम्स होती है, एक होती है हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरी होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या होती है हमारे पास, पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। पैरेलल एक्सिस में क्या होता है, लाइक हमारे पास कोई भी बॉडी है, उस बॉडी का हमें सेंटर ऑफ मास पता है, ठीक है, उसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ICM लिखते हैं तो उसके पैरेलल, मान लो ये मोमेंट, इसके जो सेंटर ऑफ मास था उसके पैरेलल, सॉरी उसकी एक्सेस जो है ये है, ठीक है। अच्छा,
और हमसे बोला जा रहा है इस एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है वो एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM है। तो हमसे बोला जा रहा है उस एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस है d डिस्टेंस पर, तो बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो ID उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ICM प्लस md²। ये होती है हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस, ये जो पैरेलल एक्सिस होती है ना किसी भी तरह की बॉडी 2D 3D के लिए लागू होती है, लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो होती है वो केवल 2D बॉडीज के लिए लागू होती है। इसमें क्या होता है, लाइक अगर हमारे पास कोई भी दो एक्सिस दी गई जिसके अबाउट हमें परपेंडिकुलर एक्सिस दी गई है, लाइक एक ये एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर एक ये एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IX है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IY है, तो इसके परपेंडिकुलर, इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर और बॉडी के भी परपेंडिकुलर जो इन दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन से जा रही हो, उस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम बात करें तो मान लो IZ हो गया इसके अबाउट, तो IZ जो होगा वो होगा IX प्लस IY। सिंपल, ये होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और ये होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यहां से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या बात करते हैं इसमें, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सारे नोट्स में लिखे हुए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, किसका, टेलीग्राम चैनल का, वहां पे अपलोडेड मिलेंगे आपको, ठीक है। ओके, जो भी अब मैं फार्मूले यहाँ पे सारे नहीं लिख रहा हूँ, फार्मूले आप उसमें से देख करके एक बार मेमोराइज जरूर कर लो, ठीक है। मैं तरीका बताता चल रहा हूँ किस किस तरह से क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं। आज मैं बहुत ज्यादा सिर्फ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से आया हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि क्या क्या चीजें पढ़नी है भी आपको, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ी रिविजन क्लास बनाने नहीं आया हूँ आज, क्योंकि मैकेनिक्स बहुत बड़ी है, पूरा रिवाइज नहीं कर सकते हम लोग एक क्लास में, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, और क्या बात कर सकते हैं, और लाइक अगर हम बात करें तो जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इनको मिला करके भी कई सवाल बनते हैं। लाइक अगर बोला जाए कि कोलिजन है, तो कोलिजन में ये दोनों आपके फंडे लागू होते हैं, तो कोलिजन से भी सवाल बन सकते हैं, कोलिजन से अच्छे खासे सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो दो तरह के हमारे पास कोलिजन्स होते हैं, किस किस तरह के, एक होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और दूसरा होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। बाकी जो भी कोलिजन होता है वो इन दोनों के बीच में आता है, जो भी प्रैक्टिकल कोलिजन्स होते हैं वो इन दोनों के बीच में ही आते हैं। परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक जैसी इनइलास्टिक जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। तो जनरली हम कोलिजन की बात करते हैं तो कोलिजन में जनरली क्या होता है, हमारे पास दो बॉडीज होती हैं, है ना, एक M1 मान लो, एक M2 मान लो, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, V1 ये मान लो, ये V2 वेलोसिटी से, ठीक है। इनमें टक्कर होती है आफ्टर कोलिजन, मान लो M1 की वेलोसिटी हो गई V, ठीक है, इसकी भी इधर भी हो गई, दोनों मान लो V वेलोसिटी से जाने लगते हैं, ठीक है, किसी भी तरह से। तो हमें सिंपली करना, किसी भी तरह का आपको सिचुएशन दी गई हो, लाइक आके टकरा के वापस दूर चले गए या दोनों साथ में चले गए, कुछ भी दिया हो, तो उसमें आपको एक कंडीशन जरूर दी होती है कि लाइक किस तरह का कोलिजन है ये। जनरली आपको बोलता है कि या तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, अगर परफेक्टली इलास्टिक, इसको आप कुछ मान लो कि V1 डैश, ठीक है, इसको V2 डैश, ठीक है, जरूरी नहीं सेम, ठीक है, सेम कब होती है जब परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, ठीक है। तो मान लो कि आपसे बोल दिया गया कि परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक, तो परफेक्टली इलास्टिक के लिए जनरली हम कोलिजन के लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। परफेक्टली इलास्टिक के लिए वो जो टर्म होती है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट इज 1, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है ई का, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो जनरली हमें करना क्या होता है, किसी भी कोलिजन के सवाल में हमें क्या करना होता है कि हम सिंपली कोलिजन का जब हमने केस कंसीडर किया तो यहाँ पे 3 इक्वेशन बन सकते हैं, लेकिन हमारा काम 2 इक्वेशन से भी चल जाता है, तो हम जनरली 2 इक्वेशन ही बना लेते हैं। लाइक पहली इक्वेशन हम बना सकते हैं कि मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम यहाँ लाइक मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है। मोमेंटम अगर कंजर्व होता है तो पहले वाले को बाद वाले के बराबर कर दो। पहले मोमेंटम कितना है, M1 V1 माइनस M2 V2, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। बाद में कितना हो गया, ये अगर हम डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसको M2 है, तो M2 V2 M2 V2 प्राइम माइनस M1 V1 प्राइम, ठीक है। एक इक्वेशन ये बनी, हमें जनरली V1 प्राइम और V2 प्राइम निकालना होता है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन, क्योंकि दो वेरिएबल है, 2 इक्वेशन चाहिए, दूसरी इक्वेशन लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। मान लो हमें ये दिया गया है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन था, तो हमें पता चल गया E की वैल्यू 1 है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखो कितना है, V2 प्लस V1,
समझना ध्यान से, v2 प्लस v1, माइनस क्यों नहीं, माइनस क्यों नहीं, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और रिलेटिव वेलोसिटीज भी लिखेंगे तो v रिलेटिव क्या होती है, a की b के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होती है, v ऑफ b माइनस v ऑफ a, तो v ऑफ b कितनी है v2 और v ऑफ a क्या है माइनस v1, तो इस तरह से v1 प्लस v2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है v1 प्लस v2 बाई सेम, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, सॉरी यहाँ पे v2 प्राइम है, ये v2 प्राइम प्लस v1 प्राइम, ठीक है, बाद वाली v2 प्राइम प्लस v1 प्राइम और इनिशियल वाली भी क्या है v1 प्लस v2, क्या एक इक्वेशन यहां से बनती है और दूसरी इक्वेशन यहां से बनती है। जनरली मोमेंटम कंजर्वेशन और कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन दोनों को मिला करके एक बढ़िया से दोनों इक्वेशन बनी और दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम v1 प्राइम और v2 प्राइम की जो वैल्यूज हैं v1 प्राइम और v2 प्राइम की जो वैल्यूज हैं ये हम जनरली निकाल लेते हैं बहुत आसानी से, सिंपली इस तरह से इस क्वेश्चन को हैंडल किया जाता है। जनरली अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि हम मतलब मैं सजेस्ट करता हूं कि आप कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाली ही क्वेश्चन लगाएं, आप एनर्जी कंजर्वेशन से उसमें स्क्वायर वाला टर्म आ जाता है उसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप वही इक्वेशन और इस इक्वेशन को बनाओ और मजे से करो। क्या बात क्लियर है? एक चीज और ध्यान रखना है, मतलब इस चीज में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि लाइक किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से तो नहीं बोल सकते, लेकिन इस तरह की चीज मैंने देखी है कि आप एग्जाम में इस तरह की चीज से कंफ्यूज मत होना कि लाइक कभी एनर्जी कंजर्वेशन की अगर बात करी जा रही है, मुझे एनर्जी कंजर्वेशन से कॉन्सेप्ट याद आया अभी, क्योंकि अक्सर यहाँ पे गलतियां होती हैं कि लाइक आपसे बोला गया कि एक ये ब्लॉक है और एक ये ब्लॉक है, या थोड़ा सा अच्छा सवाल बना सकते हैं यहां से, ठीक है, ठीक है, इस तरह से था कुछ, ठीक है, आपसे बोला गया कि यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, यहां पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0 है और यहां पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज 0.1, ठीक है, इसका मास कुछ m1 है, इसका मास कुछ m2 है, ठीक है। तो आपसे बोला गया कि बताओ जब ये यहां पर आएगा इसको टक्कर मारेगा तो इधर मान लो हमने एक स्प्रिंग लगा दी, ठीक है, हमने मान लो यहां पर एक स्प्रिंग लगा दी, ठीक है, और यहां पर भी एक ब्लॉक लगा दिया m3, ठीक है, तो आपसे बोला गया कि बताओ m3 में ये अगर इसकी हाइट आपको दी गई है h, तो बताओ m3 में कंप्रेशन कितना होगा, यहां पे x निकालना है आपको, इस तरह से सवाल मान लो दे दिया गया। मैं कॉन्सेप्ट क्या सिखाना चाह रहा हूं इसको मैं रख देता हूं, मैं कॉन्सेप्ट क्या सिखाना चाह रहा हूं कि आपको ध्यान रखना है, यहां पे एक चीज बहुत गौर करने वाली है, बच्चे जनरली यहां पे क्या करते हैं कि लाइक यहां से यहां तक वो एनर्जी कंजर्वेशन, यहां पे आपकी एनर्जी कितनी होगी mgh, अभी टोटल एनर्जी कितनी है mgh, ठीक है, यहां पे जब आएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो चुकी होगी √2gh, ठीक है, √2gh इसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है, तो इसकी यहां पे एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहां पे इस मोमेंट पे इसकी एनर्जी कितनी, हाफ m √2g सिंपल 2gh, हाफ m इंटू 2gh, यहां पे इसकी वेलोसिटी ये हो चुकी है। अब हमें करना क्या होता है कि लाइक मान लो ये बिल्कुल यहीं पर रखा हुआ था, ठीक है, यहाँ ये बिल्कुल यहीं पर रखा हुआ था, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, मतलब ये आएगा सीधे इस वाले 0.1 वाले पर नहीं आ पाएगा और सीधे चक्कर मार देगा, तो होगा क्या कि हमें यहां से यहां तक तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि लाइक इसके पास जो एनर्जी थी वो इसमें ट्रांसफर हो गई, परफेक्टली इलास्टिक ओरिजिन था, पूरी पूरी एनर्जी ट्रांसफर हो गई, ठीक है, लेकिन यहां से यहां तक एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन दिया हुआ है और फ्रिक्शन जो होता है वो एनर्जी कंजर्वेशन हमें बेसिकली लाइक हम इनिशियल एनर्जी इनटू फाइनल इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी कर सकते हैं, लेकिन हमें फ्रिक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा। ध्यान रखना है आपको, एनर्जी कंजर्वेशन हर जगह होती है बट यहां पे जो लॉस होगा वो फ्रिक्शन में होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि यहां की एनर्जी प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू यहां में इसमें टोटल जो कंप्रेशन एनर्जी आ जाएगी। यानी हम क्या लिखेंगे, इसकी टोटल एनर्जी यहां पर क्या आएगी, ये हटा ही दो, ये वाला ब्लॉक हटा दो, ठीक है, सिंपल। तो यहां से क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी यहां पर कितनी है, इतनी है, इज इक्वल टू यहां से यहां तक मान लो डिस्टेंस आपको दी गई s, तो यहां से यहां तक फ्रिक्शन में क्या वर्क जाएगा, फ्रिक्शन की फोर्स क्या होता है, म्यू एम जी इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दिस s प्लस इसका कंप्रेशन हाफ के एक्स स्क्वायर टोटल एनर्जी। ये इक्वेशन यहां से इस टर्म को, ये जो टर्म है ना फ्रिक्शन वाला, इसको हमेशा ध्यान रखना कि इस तरह की चीजें अगर कभी आ रही हैं तो गलती मत करना। मैं सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बताने का मेरा यही तात्पर्य है कि इस तरह के कॉन्सेप्ट में गलती मत करना कि लाइक एनर्जी कंजर्वेशन की जब भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपको वो कंफ्यूज, क्योंकि छोटी सी प्रॉब्लम नहीं देगा, आगेगा थोड़ी अच्छी ही होगी, तो आप इस तरह की प्रॉब्लम देखिए आपको कंफ्यूज कर सकता है वो कि लाइक फ्रिक्शन भी दिया गया, ये वो सब कुछ दिया गया, तो आप ध्यान रखना कि फ्रिक्शन का जो
एनर्जी लॉस हो रहा है वो आपको कंसीडर करके चलना है। डायरेक्टली यहाँ पे आपको इसकी जो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ कंप्रेशन एनर्जी नहीं करनी है, ठीक है, चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा, और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बात कर सकते हैं अपने, सेंट्रल फोर्स मोशन की कुछ कुछ चीजें याद रखना हमेशा। सेंट्रल फोर्स मोशन में लाइक क्या क्या चीजें होती हैं, लाइक सेंट्रल फोर्स मोशन में जो एंगुलर मोमेंटम होता है, सेंट्रल फोर्स मोशन में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। एंगुलर मोमेंटम जो होता है सेंट्रल फोर्स मोशन में, सेंट्रल फोर्स मोशन में एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है, वो कंजर्व्ड होता है, ठीक है। यानी नेट टॉर्क जो होता है वो जीरो होता है, ये चीजें में ध्यान रखनी। नेट टॉर्क जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। नेट टॉर्क अगर जीरो होता है तो लाइक हम लिख सकते हैं कि एल क्या होता है, एमवीआर होता है ना, तो एम वी लाइक एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड, मान लो सन प्लैनेट वाला ले लो केस, इस तरह से ऑर्बिट में वो घूम रहा है, ठीक है। ये हमारे पास सन है, ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, ये वाला मान लो हमने आर मैक्स बोल दिया, और ये वाली क्या है, आर मिनिमम है, ठीक है। तो एम वी यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो मिनिमम होगी, और वहां पे वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम। तो एम वी आर मैक्स इंटू आर मिन, एम वी मैक्स इंटू आर मिन इज इक्वल टू एम वी मिन इंटू आर मैक्स। ये चीजें आपको ध्यान, यहां से आपको कंजर्वेशन ध्यान रखना है कि किस तरह से मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हो रहा है यहां पर, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या बात कर सकते हैं इसमें, इसेंट्रिसिटी याद रखना कि किस केस में कितनी होती है। लाइक अगर हम बात करें इसेंट्रिसिटी जीरो, इसेंट्रिसिटी जीरो, तो ये सर्कल के केस में होता है। किसके केस में होता है, सर्कल के केस में होता है। इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 तो आपका होता है इलिप्स, क्या होता है, इलिप्स। अगर हम बात करें इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 तो ये होता है आपका पैराबोला, क्या होता है, पैराबोला, ठीक है। क्या बोला, आई डोंट नो। ई इज ग्रेटर देन 1 तो होता है आपका हाइपरबोला, ठीक है। चीजें याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है यहां से, ठीक है। इसेंट्रिसिटी क्या क्या होती है हर केस में, लाइक किस तरह की आपकी ऑर्बिट है, किस तरह का सेंट्रल फोर्स मोशन है, उसके अकॉर्डिंग इसेंट्रिसिटी आपको याद रखनी है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी और आपका वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है वो याद रखना है। जो रेडियस है उसमें डिस्टेंस होता है, इस तरह से लिखते हैं हम, आर मैक्स प्लस आर मिन बाई आर मैक्स माइनस आर मिन इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी। आई थिंक मैंने करेक्ट लिखा हुआ है, लेट मी चेक, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जो इक्वेशंस होती हैं सेंट्रल फोर्स मोशन, मैंने इसमें लिखा नहीं हुआ है क्या, यहाँ पे इस नोट्स में शायद मैंने नहीं लिखा हुआ है, बट सेंट्रल फोर्स मोशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार चेक कर लेना इस रिलेशन को, मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। मैं नोट्स में बाद में लिख दूंगा आपको एडिट करके उसमें, ठीक है। तो ये रिलेशंस आपको याद रखने, एक बार चेक कर लेना इस रिलेशन को। थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि आर मैक्स और आर मिन किस में पॉजिटिव, ठीक है। एक बार चेक कर लेना इसको, आई थिंक करेक्ट है ये, आई थिंक करेक्ट है, बट एक बार फिर भी चेक कर लेना, ठीक है। इस तरह के रिलेशंस आते हैं, यहाँ से आप आर का ई के टर्म्स में भी रिलेशन निकाल सकते हैं चेंज करके इसको, ठीक है। वो अलग बात हो गई। केपलर्स लॉ भी आपको इसमें याद रखने। केपलर्स लॉ क्या था हमारे पास, केपलर्स लॉ पहला जो लॉ था वो ये था कि जो हमारे पास प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। दूसरा क्या था, वो जो उनका एरियल वेलोसिटी होती है वो सेम होती है। और तीसरा क्या था, जो टी स्क्वायर होता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब होता है, ठीक है। इस पे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब पे, ठीक है। अच्छा भाई, और क्या क्या बात, और आई थिंक करने को तो बहुत सी बातें हैं, ठीक है। बहुत सारी बातें अपन कर सकते हैं, लेकिन यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने बताने की कोशिश करी। आपको एक काम और करना, जो लाइक मैंने पिछली बार क्लासिकल मैकेनिक्स का रिवीजन कराया था, उसकी एक बार एक वीडियो जो पड़ी हुई है यूट्यूब पे मेरी है, प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लेना। उसमें भी मैंने काफ़ी चीज़ें रिवाइज कराई हैं, जो कि मतलब आज की जो क्लास थी उसमें मैंने ये करने की कोशिश करी है कि लाइक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको मैंने एक बार बताने की कोशिश करी। मैंने बहुत ज़्यादा सारे टॉपिक्स पे फोकस नहीं किया, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस किया। लेकिन जो लास्ट ईयर की रिवीजन वाली क्लासिकल मैकेनिक्स की वीडियो है उसमें मैंने कोशिश करी है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स किए हुए हैं उसमें, तो आप जाकर के एक बार उसको ज़रूर देख सकते हो, ठीक है। चाहोगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, जाकर के आप वहाँ से उस वीडियो को भी देख सकते हो, आपके लिए बेनिफिशियल होगी, ठीक है। और भी IIT एग्जाम की जो रिवीजन वीडियोस हैं उसकी भी लिंक मैं सारी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक बार चेक करते रहो, वहाँ से भी आप काफ़ी चीज़ें रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो कोई डाउट अगर आता है, कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैंने स्पेशली आजकल आपके लिए टाइम निकालना पड़ रहा है क्योंकि आपका एग्जाम है, तो मैं पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ कि मतलब कुछ ना कुछ रोज आपको दे पाऊँ। फिर भी इतना मतलब इस तरह हैक्टिक शेड्यूल में से भी इस तरह का टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर कहीं गलतियाँ हो रही हैं तो उसके लिए आप थोड़ा सा माफ़ भी कर सकते हो, ठीक है, कर देना। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।